गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, वेलकम टू नवनीत अकेडमी बेटा। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें हम ये पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। यानी एयर जो हमारा कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है बेसिकली, है ना। तो एयर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं हमारे? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन होती है गैस, है ना, ऑक्सीजन O2 होती है, नाइट्रोजन होती है ना। तो ये सारी जो गैसेस हैं इन सबको हम कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स में बाइफरगेट कर सकते हैं। अब एज़ वी नो एयर हमारी होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसा तो नहीं है कि एक कमरे में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है तो दूसरे वाले कमरे में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, या अगर आप बाहर जाओ निकलो तो पार्क के एक कोने में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी तो पार्क के दूसरे कोने में आपको आर्गन ज़्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं होता ना, यूनिफॉर्मिटी होती है एयर में बिल्कुल। And can be separated into its component by the fractional distillation. Fractional distillation मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ क्या होता है ना। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार पढ़ते हैं। जैसे कि एयर, अब एयर को जब आप कंप्रेस करते हो और उसके बाद उसका प्रेशर इंक्रीज़ करके टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हो। एज़ वी नो जब गैस जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यानी वो कूल होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना। हम क्या करते हैं, जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं और उसमें प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लिक्विड एयर को हम वार्म कर देते हैं स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गैसेस जो हैं वो सेपरेट हो जाती है डिफरेंट हाइट्स पे। डिफरेंट हाइट्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे आपने इन 8th क्लास देखा था कि पेट्रोलियम में से कंपोनेंट्स निकालने के लिए जब हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट हाइट्स पे हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड होते हैं। डिफरेंट हाइट्स पे क्यों? क्योंकि सबका बॉइलिंग टेम्परेचर एक नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है कि नहीं। अब ये टेम्परेचर यानी ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट होता है। ऐसे ना आपको देखो ये दे रखे हैं, गैसेस गेट सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट्स। और वो गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। इनके बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं देखो, और इनका वॉल्यूम दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का -906 डिग्री सेल्सियस। इनमें से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब एयर में इसका वॉल्यूम कितना होता है? 20.9, अप्रॉक्सीमेटली हम 21% लिखते हैं। आर्गन 0.9, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1% लेते हैं इसमें अदर गैसेस डालकर। 78.1, अकॉर्डिंगली जब हम एस्टिमेट करते हैं इसको तो इसको हम कितनी परसेंट मानते हैं? 78%। ऐसे ही करते हैं। भी कैसे अलग अलग हो जाती हैं ये देखते हैं। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर we have to separate all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get the liquid air. यानी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि उस एयर को कंप्रेस करना। कैसे कंप्रेस करना? प्रेशर बढ़ाकर और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करके। टेम्परेचर डिक्रीज़ करके और प्रेशर बढ़ा के क्या होगा? It converts into the liquid air, and when this liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, ये gases जो होती हैं इनकी different heights और different boiling point की वजह से क्या हो जाती हैं? बताओ। Yes, separate हो जाती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वेश्चन? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने सबके बॉइलिंग पॉइंट देखे, तो सबसे कम हमारा किसका था? नाइट्रोजन का, फिर उससे ज़्यादा थोड़ा आर्गन, और फिर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। तो NaO ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमने लगा दिया गैसेस को। नाउ विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है बेटा? ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले जो है वो कूल डाउन यानी लिक्विड फॉर्म में कौन आएगी? ऑक्सीजन आएगी। समझ में आ गया? ओके।
अब देखो यहाँ पर आप लोग को ये डायग्राम दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अलग अलग किया जाते हैं कंपोनेंट्स एयर के। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले एयर हाई, ये फ़िल्टर है हमारा। अब यहाँ से एयर अंदर गई इसके, अब यहाँ पर एयर अंडर प्रेशर, यानी यहाँ पर उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कैसे? प्रेशर इंक्रीज़ करके, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर। ठीक है, अब जैसे ही वो कंप्रेस हुई तो ये हॉट एयर में कन्वर्ट हो गई। अब ये हॉट एयर जो है यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इसमें पाइप में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये वाली में। ठीक है, अब हॉट एयर जो है वो जैसे ही यहाँ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी? कूल हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, कोल्ड है। तो जैसे ही ये कोल्ड एयर यहाँ से जाती है तो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, अब ये कंप्रेस्ड है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर डाला था इसके ऊपर। अब ये कंप्रेस्ड एयर जो है हमारी, यहाँ से इसको सेपरेटर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कूल की फॉर्म में यानी कोल्ड है वो एयर, दैट मीन्स वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़ी। तो ड्राई आइस की फॉर्म में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एयर ली, उसे अंडर प्रेशर रखा, अंडर प्रेशर रखने से वो हॉट एयर में कन्वर्ट हुई। अब ये हॉट एयर को जब मैं फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के साथ निकालूंगी तो ये कोल्ड एयर जो है वो मेरी, जब मैं सेपरेटर से इसको अलग करूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरी अलग हो जाएगी। ठीक है, और वो किस फॉर्म में आएगी, मेरे पास ड्राई आइस यानी सॉलिड की फॉर्म में आएगी। अब बाकी की जो एयर होती है वो लिक्विड एयर यहाँ जाती है। अब यहाँ पर एक्सपेंशन जेट होता है बेटा, यहाँ पे इसमें गर्म हवाएं डाली जाती हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट लेवल पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है हमारे पास। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ऑक्सीजन का ना। तो जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले देखो, यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन आउट हो जाती है। ठीक है, आर्गन मिडल में क्यों है, क्योंकि आर्गन का ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, और नाइट्रोजन सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक बार वापस उसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले एयर फिल्टर के थ्रू अंडर प्रेशर आई, अंडर प्रेशर से वो हॉट एयर बन गई। हॉट एयर जब मैंने पास ऑन की कोल्ड वाटर से तो वो कूल हो गई और कंप्रेस्ड हो गई। अब वो कंप्रेस्ड एयर जो है वो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से सारा रिमूव हो जाता है ड्राई आइस की फॉर्म में। अब बाकी जो एयर है वो सेपरेटर के थ्रू एक्सपेंशन जेट में चला गया। एक्सपेंशन जेट क्या करता है, डिफरेंट लेवल्स पर जैसे ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन फ्रॉम द टॉप नाइट्रोजन आउट्स एंड द आर्गन फ्रॉम द मिडल हाइट। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है जहाँ से डिफरेंट हाइट से अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स ये लोग अलग हो जाते हैं, जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल सा है, बस समझना है इसको। आगे देखते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। दैट मीन्स मेरे पास एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, आप उसमें से जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उसको मैं कैसे निकालूं। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.9 में हमें क्या बोल रखा है, टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में ले लो 5 ग्राम, डिज़ोल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी में इसको डिज़ोल्व करो, और जितनी भी सारी इम्प्योरिटीज़ है उसको फ़िल्टर कर लो, फ़िल्टर पेपर के थ्रू या एक सीव के थ्रू। ठीक है, नाउ इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज यू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यानी जितना उसके अंदर डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है उतना ही डिज़ोल्व करेगा वो। तो हमें क्या करना है कि उस चाइना डिश में जो हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया था, सबसे पहले तो उसे फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर करने के बाद हमने क्या किया था, उसके अंदर पानी मिलाया था थोड़ा सा, तो उसको फ्लेम पर रखकर बॉईल होने दो ताकि वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में आउट हो जाए। अब कवर द सोल्यूशन विद द फ़िल्टर पेपर।
एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट द रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। एक दिन के लिए उसे फ़िल्टर पेपर से ढक कर रख दो, क्योंकि वो फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, जितना भी एक्सेस उसके अंदर वाटर बढ़ जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म होंगे, यानी उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और वो जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? क्या देखोगे तुम कि धीरे धीरे करके जो वाटर है वो ये वेपर्स की फॉर्म में आउट हो रहा है। डू क्रिस्टल्स लुक अलाइक? क्या सारे क्रिस्टल एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सारे क्रिस्टल्स एक जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? कैसे सेपरेट करोगे उसको अनडिस्टर्ब्ड रखकर? नाउ द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड, यानी ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है या गैस फॉर्म में होता है? नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना। अब इसमें से जितनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं किसी भी सॉलिड में से, उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल योर सॉल्ट, सी वाटर से जो हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉलिड फॉर्म में ही तो होता है और उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हम उसको भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू रिमूव करते हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन that separates a pure solid in the form of its crystal forms a solution. Now crystallization technique is better than simple evaporation technique. क्यों? अब आप कहोगे कि हम evaporation भी तो कर सकते हैं, जितना पानी है वो सारा का सारा उस सॉल्ट में से उड़ जाएगा और जो हमारे पास बचेगा वो क्या है, बताओ? नॉर्मल हमारा कॉमन सॉल्ट है वो, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं। So the first is some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. जब देखो कुछ जो होते हैं वो तो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट कुछ जैसे आपका शुगर है, जब आप चीनी को बिना पानी के क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या हो जाती है, जल जाती है ना। चार्ड इज जलना, जल जाना, है ना। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं। आपने देखा है कभी बेटा नमक जल जाता है, स्मेल आती है जलने की, काला पड़ जाता है, बट एग्जैक्टली जैसे बिल्कुल चार्ड हो जाती है चीनी, वैसे नहीं होता, उसका थोड़ा सा फ्लेवर कम हो जाता है नमक का। Now some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration, पर on evaporation these contaminate the solid, और जब evaporate होगी वो चीज़ तो वो सॉलिड को कंटामिनेट कर देती है। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी सॉलिड में से इम्प्योर सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, हमारा कॉमन सॉल्ट, एंड सेपरेटिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एल्यूम, यानी हमारी फिटकरी, एलम हमारी फिटकरी होती है ना जो यूज़ करते हैं जब कट वगैरह पड़ जाता है, तो किससे, इम्प्योर सैम्पल्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस उसमें से निकालने के लिए। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, जो हमने पढ़े, चाहे वो sieving है, evaporation है, distillation है आपका, या फिर आपका ये crystallization है, ये किसी भी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको कि ये देखना पड़ेगा कि उस मिक्सचर में कंपोनेंट्स का नेचर क्या है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के लिए सबसे पहले हमें उसका नेचर देखना पड़ता है। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैज़ बीन डिवर्स, जो कर लिए गए हैं, ठीक है। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, जैसे ये फ्लो डायग्राम आपको दे रखा है, अभी उसको समझते हैं। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेट द सप्लाई ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इट इन योर क्लास। चलो देखते हैं। वैसे आप लोग ये वेस्ट वाटर स्टोरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं पूरा, स्टिल एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, रिजर्वर
अब यहाँ से क्या होता है, ये लेक, पॉन्ड या जो आपका जहाँ पर स्टोर होता है वाटर, ये कोई भी हो सकता है इनमें से। अब यहाँ से टू अलाउ सॉलिड टू द सेटल, यानी अनडिस्टर्ब सेडिमेंट्री टैंक में से रख दिया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए, ताकि अनडिस्टर्ब ये पड़ा जाए और जितने भी सॉलिड हैं इसमें इम्प्योरिटीज़ वो सारी की सारी बॉटम में सेटल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से ये वाटर जाता है लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक क्या करता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, यानी इसके अंदर जितनी भी सारी नीचे बैठ जाती हैं उनको एक तो सेपरेट कर देता है, एक सीव होता है इसके अंदर उसके थ्रू, और जितनी भी वो जो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाती हैं वो, अब यहाँ से वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल यानी मिट्टी वो सब वगैरह होता है इसके अंदर, और होता है बेसिकली ये ना नेचुरल फ़िल्टर होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर जब पानी रखते हैं ना तो ये आपने देखा होगा कि आप एक ग्लास में या एक फ़िल्टर पेपर में क्या करें कि ग्रेवल, सैंड और वाटर उसमें से अगर आप छानें ये सब डालकर, पेबल्स वगैरह डालकर, तो ये एक नेचुरल फ़िल्टर की तरह काम करता है और नीचे आपको एक साफ़ पानी मिलता है कि नहीं। ये की हुई है ना एक्टिविटी। तो ये फ़िल्ट्रेशन टैंक में एक नेचुरल फ़िल्टर को बनाया जाता है और वहाँ से ये पानी जाता है क्लोरीनेशन के लिए, टू किल बैक्टीरियाज, यानी इसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं ताकि जितने भी इनविजिबल बैक्टीरियाज हैं इसके अंदर वो जो है वो किल हो जाए। और यहाँ से हमारे पास घरों में पानी आता है। तो जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं जो नेकेड आई से विजिबल है वो, जो बैक्टीरियाज जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है वो, और जो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस जो कि बहुत स्मॉल हैं वो भी सारे रिमूव करके ही हमारे घरों में ड्रिंकिंग वाटर आता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आप लोग 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं, है ना। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द फ्यू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि वो उसका कलर कैसा होता है, हार्डनेस कैसी होती है किसी भी मैटर की, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से जो रिलेटेड होती हैं वो हमने फ़िज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे उसकी सारी पढ़ी। अब in this interconversion of the state is a physical change because of these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of a substance, है ना। जैसे although ice, water vapors all look different and display different physical properties, they are chemically the same। होता तो उनके अंदर सेम कॉम्पोजिशन ही है ना, जबकि फ़िज़िकली सबके नेचर अलग अलग हैं, सबकी फ्लूइडिटी अलग अलग है, रिजिडिटी अलग अलग है, उनकी शेप, साइज़ सब अलग अलग है, बट केमिकली बाउंड सेम ही है वो। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, हैं कि नहीं। यस, ये जो है बेटा बेसिकली द चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन, यानी उनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। कैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि आप फ़ैन को ऑन करते हो और फिर उसको ऑफ़ कर देते हो, वापस ऑन कर सकते हो आप उसको, यस, क्या फ़ैन चेंज हो जाएगा? क्या उसके केमिकल नेचर में कोई फ़र्क आएगा? क्या वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा? नहीं। सो दैट इज़ फिज़िकल चेंज बेसिकली, जिसके अंदर उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता ना उसके केमिकल नेचर में कोई चेंज आता है। ठीक है, नाउ they differ in odor and inflammability, and we know that the oil burns in air whereas water extinguish fire, यानी ऑयल और पानी के उसके अंदर ओडर में चेंज है, यानी उनकी स्मेल डिफ़र कर सकती है, और वो जलते हैं या नहीं जलते वो भी डिफ़र कर सकता है। वी नो दैट द ऑयल बर्न्स इन एयर, ऑयल बर्न हो जाता है एयर में, बट फायर को करने के लिए एक्सटिंग्विश हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी में आग नहीं लग सकती है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। फिजिकल अपीयरेंस दोनों का सेम ही है दोनों लिक्विड ही, फ्लूइड है दोनों, है ना, बट डिफरेंस क्या है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में, और वो डिफरेंस क्या है कि भाई
ऑयल जो है वो बर्न हो जाता है एयर में, बट हमारा वाटर एक्सटिंग्विश करने के काम आता है दूसरी चीज़ों को. नाउ बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. कि अगर आप एक कैंडल को बर्न करते हैं, एक मैच स्टिक को बर्न कर रहे हैं, माचिस को बर्न कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं आप, वो जो सब्सटेंस है, वो जो फॉस्फोरस है जो मैच स्टिक के आगे लगा है, वो एयर में यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज लाने के लिए. ठीक है. नाउ केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर. वी गेट न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस में पास क्या फॉर्म हो जाती है, ऐश फॉर्म हो जाती है, वो राख बच जाती है ना उसकी. नाउ केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन. या फर्स्ट आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज जो है वो सेम है, जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, उसमें उसकी जो है ओडर में चेंज आता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? क्या बता सकते हैं कि कैसे फिजिकल और केमिकल हैं दोनों? देखो बेटा, कैंडल एक फिजिकल चेंज कैसे है कि जो उसकी वो होती है, वैक्स होती है, वो पिघल जाती है, बट वो जो पिघली हुई वैक्स है वो वापस से कैंडल फॉर्म कर सकती है. यस, बिल्कुल फॉर्म कर सकती है. एंड केमिकल चेंज कैसे, वो जो थ्रेड होता है उसके अंदर का, वो तो सारा का सारा क्या हो जाता है, बताओ, बर्न हो जाता है. और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या ये ऐश को मैं वापस से थ्रेड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नो, द ऐश इज़ अ न्यू थिंग, है ना. न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई उस केमिकल रिएक्शन में, उस केमिकल चेंज में. एंड इन फिजिकल चेंज कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती है, और उसको आप रिपीटेडली वापस कर सकते हो. जैसे उस वैक्स को मैंने जलाया तो उससे जो वैक्स आई उससे मैं एक अनदर कैंडल भी बना सकती हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसके अंदर फिजिकल चेंज क्या होता है कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती है. यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस. जैसे आपका लाइट और फैन को ऑन एंड ऑफ करना. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के. हियर वी हैव आवर फिजिकल चेंजेस, हियर वी हैव आवर केमिकल चेंजेस. जैसे अब आपका फिजिकल चेंजेस, क्रशिंग अ कैन, कि जब आप कैन को क्रश करते हो तो क्या उस कैन को मैं वापस कैन में ला सकती हूँ? यस, जब आप उसको मेल्ट कर दोगे तो वापस आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक कैन में कन्वर्ट कर सकते हो. मेल्टिंग एन आइस क्यूब, यानी जब आप आइस क्यूब को मेल्ट करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगी. और जब आप इस वाटर को वापस से फ्रीज़ करोगे तो ये वापस आइस क्यूब बन जाएगी. क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई? नो. एंड कैन आई रिपीट दिस एक्टिविटी अगेन? यस, वापस से आप उसको हीट कर दोगे तो वो पानी बन जाएगी, वापस से फ्रीज़ कर दोगे आइस क्यूब बन जाएगी, है ना. सो ये हमारा फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर कैसे, पानी को मैंने बॉईल किया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. वेपर्स को जब मैं कूल करूँगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. देन फिर से वाटर को मैं बॉईल करूँगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन कूल करूँगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, यानी सैंड और वाटर को जब मैं मिक्स करूँगी तो क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म होगा एक. क्या उन दोनों को मैं सेपरेट कर सकती हूँ? येस, विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर मैं उन दोनों को सेपरेट कर सकती हूँ. क्या मैं वापस उसको मिक्स कर सकती हूँ? येस, बिल्कुल मिक्स कर सकती हूँ वापस. क्या वापस सेपरेट कर सकती हूँ? येस, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. ठीक है. ब्रेकिंग अ ग्लास, जब आप ग्लास को ब्रेक कर देते हो तो क्या वो एक केमिकल चेंज है? नो, इट्स अ फिजिकल चेंज. क्यों? क्योंकि उस ग्लास को आप हीट करके वापस से उस ग्लास की शेप दे सकते हो अगेन. डिज़ोल्विंग शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी को जब आप डिज़ोल्व करते हो तो यानी क्या वो केमिकल चेंज है? नो. क्यों?
क्योंकि जब आप उस पानी को, उस चाशनी को थोड़ा सा हीट करोगे तो आपके पास चीनी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आप उसी चीनी को अगर वापस से पानी में घोल दोगे तो वापस से शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और इसी शुगर को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ सॉल्ट से तो सेम चीज़, सॉल्ट भी मैं एवेपोरेट कर सकती हूँ, है ना। जब वाटर उसमें से सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो रेजिड्यू में मेरे पास क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। और अगेन जब मैं उसमें पानी मिला दूँगी तो वापस से सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। अगेन उसमें से वाटर को एलिमिनेट कर दूँगी तो मेरे पास सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, वाटर को एलिमिनेट कर दूँगी। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस कैसे? कि भाई जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड यानी जब आप वुड को जलाते हो तो आपके पास क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? वेट, इसको इरेज ही कर देते हैं। फर्स्ट वी हैव बर्निंग ऑफ वुड। क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? ऐश फॉर्म हुई। क्या उस ऐश को आप वापस से वुड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं ना। सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। सेकेंड, we have digestion of food, digestion of food। मेरे पेट में खाना चला गया, उसके न्यूट्रिएंट्स मुझे मिल गए, सारे एब्जॉर्ब हो गए मेरी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट हो गए ब्लड के थ्रू, सेल ने उसे यूटिलाइज भी कर दिया। अब क्या वापस से उसी एनर्जी को मैं फूड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नो। और इससे न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ? एनर्जी। उस एनर्जी को मैं वापस फूड में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकती हूँ। सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। थर्ड एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब आयरन पर जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई? वो रस्ट फॉर्म हुई, वो जंग। क्या उस जंग से मैं आयरन बना सकती हूँ? नहीं। वो जंग अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना चुका होता है। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, बेकिंग अ केक, बेकिंग अ केक। बेकिंग अ केक कैसे बताओ? पहले जब मैंने उसका डो प्रिपेयर किया था तो उसमें वाटर, वीट, एग्स और जो जो चीज़ें डलती हैं वो मैंने डाली, और उसके बाद मैंने केक बनाया। तो वो केक मेरा न्यू सब्सटेंस है जो कि अब सॉलिड फॉर्म में है। तो उस सॉलिड केक को क्या मैं वापस से वो लिक्विड के कंपोनेंट्स में, यानी पानी में, एग्स में और उस वीट में, वनीला एसेंस में अलग अलग सेपरेट कर सकती हूँ? नो, नहीं ना। दैट इज़ अ केमिकल चेंज। फिफ्थ एग्जाम्पल, सॉरिंग मिल्क, यानी जब दूध खराब हो जाता है, सॉरिंग मिल्क, उसका मम्मी ने पनीर बना दिया, तो क्या उस पनीर को मैं किस में, दूध में चेंज कर सकती हूँ? नो, नहीं कर सकती ना। और न्यू सब्सटेंस क्या है मेरा उस मिल्क से? पनीर है। ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल, मेल्टिंग शुगर टू फॉर्म कैरेमल, मेल्टिंग शुगर टू फॉर्म कैरेमल। अब ये कैरेमल न्यू सब्सटेंस है मेरी। अब क्या उस कैरेमल से मैं वापस से शुगर बना सकती हूँ? नहीं बना सकती हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने पूरा जला दिया, उसका कैरेमल बना दिया। ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज के। होप आप लोग को समझ में आ गए हो। थैंक यू।